हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूर्या लॉ अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको अच्छे से कवर करने की आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो पहली न्यूज़ हमारे पास अरुणाचल प्रदेश से लेकर है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, क्रिटिकल एरिया है। चाइना जो है इसको इलीगली कैप्चर करने की कोशिश करता है। चाइना उसको साउथ तिब्बत कहकर एड्रेस करता है, जबकि ऐसा कभी नहीं है और ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में हमारे पास एयरपोर्ट्स और हाईवेज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर दोनियो पोलो एयरपोर्ट जो है वो ईटानगर में बनाया गया है। बेसिकली ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ठीक है। और हमारे पास आपको बता दूं मैं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब बिल्कुल जहाँ पर पहले कोई एयरपोर्ट नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना। पिछले कुछ सालों में भारत में कई सारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो एस्टैब्लिश किए गए हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये एयरपोर्ट एस्टैब्लिश किए गए हैं अंडर द उड़ान स्कीम। जी हाँ, स्कीम का नाम याद रखिएगा, उड़ान स्कीम। उड़ान हेयर स्टैंड फॉर उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म याद रखिएगा, उड़ान हेयर स्टैंड फॉर उड़े देश का आम नागरिक। ओके, चलिए जी, हमने इसके स्कीम के बारे में ऑल्दो पिछले कुछ वीडियोज़ में बात भी की है उड़ान स्कीम को लेकर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी जो है 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको हमारे पास बरकरार रखा है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे पास सरकार के द्वारा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में 10% रिजर्वेशन दी जा रही है। और इस रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास की गई थी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी हाँ, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर कुछ पिटीशन फाइल हुई थी, अराउंड 40 से ज़्यादा पिटीशन फाइल हुई थी कि इसको हमारे पास खारिज कर दिया जाए, इस अमेंडमेंट को हमारे पास नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये जो रिजर्वेशन है वो हमारे पास किसी भी तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहीं भी वायलेट नहीं करती, तो इसको बरकरार रखा गया है। आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि भारत में अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, इन अ बिड टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे, ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ये हमारे पास ट्राइबल एरियाज़ में एस्टेब्लिश किए गए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ट्राइबल एरियाज़ में, ताकि ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक टाई अप किया है बेसिकली, ताकि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो ट्राइबल स्टूडेंट्स को दी जा सके। तो आपको याद रखना है किस कंपनी या किस ग्रुप के साथ ये हमारे पास टाई अप हुआ है। सो दैट इज़ विद माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट को राइट नाउ लीड कर रहे हैं एक इंडियन ही, जिनका नाम है सत्य नडेला। ठीक है, इंडियन ओरिजिन से हैं सत्य नडेला, याद रखिएगा। कंपनी में सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है वो इन्हीं के पास है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, जिसको आपको पता होगा शायद कि हमारे पास एस्टेब्लिश किया गया था बाय बिल गेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, और साथ ही मैं याद दिला दूं कि बिल गेट्स एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो भारत में, बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन वो भारत में पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम में बहुत बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूशन देती है। और उसी के चलते भारत जो है वो एक पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, ओके, इंडिया प्रेजेंटेड एड टू ऑफ 2.5 मिलियन यूएस डॉलर, ओके, टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। अब पहली बात तो आपको पैलेस्तीन का पूरा कन्फ्लिक्ट समझना पड़ेगा। एक्चुअली 1948 में हमारे पास एक सिविल वॉर हमें देखने को मिलती है बिटवीन इज़राइल एंड पैलेस्तीन, जिसमें इज़राइल बहुत बड़े एरिया को कब्जा कर लेता है और पैलेस्तीन के पास, हमारे पास जो एक कंट्री हुआ करता था उसके पास ज़्यादा एरिया नहीं बचा। तो पैलेस्तीन का जो ज़्यादातर एरिया है आज की डेट में वो वेस्ट बैंक के नाम से, और हमारे पास अगर हम बात करें एक छोटा सा एरिया है जो पैलेस्तीन है, और उसके अलावा हमारे पास एक वेस्ट बैंक है। तो ये बेसिकली पैलेस्तीन के पास ज़्यादा एरिया नहीं रहा, और कन्फ्लिक्ट जो है इजराइल और पैलेस्तीन में ऑनगोइंग है। बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट के दौरान हमारे पास बहुत से सिविलियन एरियाज़ को भी हिट किया जाता है। ठीक है, बट आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं कि इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस में से एक है। साथ ही कंट्रोवर्सी में भी हमारे पास कहीं ना कहीं ये साइट रहती है। रीज़न क्या है, इज़राइल भी इसको अपना कैपिटल कंसिडर करता है, पैलेस्तीन भी। ठीक है, और हमारे पास ये क्रिश्चियनिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जूइश लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और
हमारे पास अगर हम बात करें मुस्लिम लोगों के लिए भी, इज़राइल की जो सबसे हाईएस्ट श्राइन है, मतलब इज़राइल में हमारे पास जूइश लोग हैं, तो जूइश लोगों की जो सबसे हाईएस्ट श्राइन है वो है द वेस्ट वॉल, याद रखिएगा, उसको दी वेस्ट वॉल के नाम से हमारे पास जाना जाता है, या वेलिंग वॉल भी इसको बोल दिया जाता है, तो याद रखिएगा। सो द वेलिंग वॉल इज इन जेरूसलम, ठीक है, हाईएस्ट श्राइन फॉर द जूइश पीपल, तो ये भी आपने याद रखना है। अब आपको बता दूं कि पेपर में सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि फ़लस्तीन कौन सी कंट्री के रेफ्यूजीज़ के लिए इंडिया ने हमारे पास बेसिकली $2.5 मिलियन की फाइनेंशियल एड जो है प्रोवाइड करने की बात की है, सो वो है पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एशियान से है। एशियान स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आपको मैं याद दिला दूं कि इंडिया की एक पॉलिसी चल रही है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो व्हाट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी? टू बिल्ड गुड रिलेशन एंड फ्रेंड रिलेशन विद द नेबर कंट्रीज, ठीक है, दैट इज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और अगर हम बात करें एशियान की, तो एशियान में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, ठीक है, हमारे पास वियतनाम है। ये जो कंट्रीज़ हैं हमारे पास, जो इंडिया में हमारे पास इंडिया के ईस्टर्न साइड में, इंडिया साउथ एशिया में है, तो हमारे पास बेसिकली जो ईस्टर्न साइड में है जो लाई करते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि हम जो 30 ईयर्स की हमारी पार्टनरशिप है उसको सेलिब्रेट करेंगे, और 2022 को डिक्लेयर किया गया था इंडिया एशियन फ्रेंडशिप ईयर। लेकिन खास इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी है कि अभी हमारे पास एशियान के टोटल 11 मेंबर हो गए हैं। जो लेटेस्ट एंट्री हुई है वो तैमूर लेस्टी की हुई है, ठीक है, याद रखिएगा, जो एशियान का 11th मेंबर बना है। एशियान के अभी तक इससे पहले 10 मेंबर हुआ करते, लेकिन अब 11 है। और हमारे पास इसका जो एशियान का जो हेडक्वार्टर है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता इज इन इंडोनेशिया। नेक्स्ट, इन रिकॉग्निशन टू द इफेक्टिव मेजर्स, देखिए हमारे पास हम बहुत पिछले वीडियोस में बात करते थे कि FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए काम करती है और इलीगल ट्रांजैक्शंस जो इंटरनेशनल लेवल पर होती हैं उसको रोकने के लिए काम करती है, उस संस्था ने काफ़ी समय से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था। एक्चुअली ग्रे लिस्ट क्या होती है कि आपको यहाँ पर हिदायत दी जाती है कि आप अपने यहाँ से जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकने के लिए काम कीजिए, और अगर आप लगातार वायलेशंस करते रहते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान पिछले काफ़ी समय से ग्रे लिस्ट में था, लेकिन अब उसे ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा कि हमारे पास FATF जो है वो ऑपरेट कहाँ से करता है, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। और यही हमारे पास वो एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड हमारे पास टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक इफेक्टिव रोल प्ले करती है। और उसने हाल ही के दिनों में किस कंट्री को हमारे पास ग्रे लिस्ट से रिमूव किया है, तो वो है पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? एक्चुअली इससे पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जो लोन वगैरह मिलते हैं तो उसमें आसानी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पहले के कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा फॉर द पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे भारत में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए काम करता है। और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर हम बात करें हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास अगर हम बात करें तो वो हैं हमारे पास राजीव कुमार कंसिडर्ड टू बी द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उनको नेपाल ने अपना इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बनाने की बात की थी कि जो नेपाल में इलेक्शन हुए उसको लेकर कि वो सारे इलेक्शन को ओवरसी करें और ये देखें कि ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन कंडक्ट हो। तो इससे ये भी कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर ये चीज़ पहले भी हो चुकी है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन इलेक्शन कमीशन को एक भरोसे की नज़र से देखा जाता है। आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे पास पंकज त्रिपाठी जो कि एक जाने माने एक्टर हैं, उनको यहाँ पर अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनरोल भी किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कौन से एक्टर को यहाँ पर एनरोल किया गया है इलेक्शन को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए, पंकज त्रिपाठी, जो कई सारी जानी मानी वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 decades आफ्टर द डिप्लोमेटिक रिलेशन थाईलैंड आफ्टर द 3 decades after the diplomatic relations between Thailand broke down over the blue diamonds, they are working to mend the ties। बेसिकली क्या था कि हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत सारे लेबर फोर्स जो है वो सऊदी या हमारे पास मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाकर काम करते हैं। तो क्या हुआ था कि जो सऊदी किंग थे आज से 30 साल पहले, उनके पैलेस से कुछ हमारे पास जो थाईलैंड के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो वहाँ से ज्वेलरी चुरा कर भाग गए थे।
और बाद में जब सऊदी गवर्नमेंट ने थाईलैंड को इस चीज़ के बारे में बताया तो उन लोगों को खैर पकड़ लिया गया, उनसे ज्वेलरी भी रिकवर हुई। लेकिन थाईलैंड ने जो ज्वेलरी सऊदी को सेंड की वो फेक थी। जी हाँ, यानी कि हुआ क्या था कि जो सऊदी की पुलिस है उसने ज्वेलरी को रिकवर किया और उसको फेक ज्वेलरी से रिप्लेस करके सऊदी भेज दिया। सऊदी ने इसको अपनी इंसल्ट कंसिडर किया और पिछले 30 साल से हमारे पास सऊदी के और थाईलैंड के जो रिलेशन है वो ख़राब थे, लेकिन अब फाइनली उन्होंने रिलेशन सेटल करने की बात की है। तो आपको याद रखना है कि ब्लू डायमंड अफेयर का जो इशू था वो कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में था, दैट इज़ बिटवीन थाईलैंड एंड सऊदी अरेबिया। ओके, सऊदी अरेबिया भी एक परफेक्ट मोनार्की है, ठीक है। ऐसे तो हमारे पास थाईलैंड में भी मोनार्की है, लेकिन सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द परफेक्ट मोनार्की सिस्टम। और अभी आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर द लाइन नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑन गोइंग है। वर्ल्ड की सबसे फ्यूचरिस्टिक सिटी जो है वो कौन बना रहा है? सऊदी अरेबिया, ठीक है। नियोम प्रोजेक्ट के तहत हमारे पास द लाइन नाम की एक सिटी जो है वो सऊदी में डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ओके, देखिए अभी पूरे वर्ल्ड में इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपने पिछले कुछ समय में ध्यान दिया हो तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंपॉर्टेंस है इंडिया की और हमारे पास लाइक जापान की, वो पिछले काफ़ी समय से इंपॉर्टेंट कंसिडर की जा रही है, क्योंकि इस रीजन में चाइना अपनी डोमिनेंस शो करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के चलते हमारे पास हमने देखा था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस एक साथ आए थे ताकि चाइना के डोमिनेंस को कम किया जा सके। अब कनाडा ने भी उसी चीज़ को समझते हुए, इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी लॉन्च की है विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.3 बिलियन यूएस डॉलर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कंट्री द्वारा किया गया? सो दैट इज़ बाय कनाडा। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो। और अभी हाल ही के दिनों में कनाडा ने जो है एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा है कि जो फॉरेनर्स हैं वो कनाडा में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि 2023 से 2024 तक जो हमारे पास आउटसाइडर्स हैं, जो ये फॉरेनर्स हैं, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डॉक्टर जी हेमप्रभा, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्टर अपॉइंट हुए शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कोयम्बटूर इंडिया में है। ये 111 साल से भी ज़्यादा पुराना इंस्टीट्यूट है भारत में। जी हाँ, ब्रिटिश टाइम में एस्टेब्लिश हुआ था शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जिसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हाथों में है। पहली बार किसी फीमेल को यहाँ पर डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये सवाल आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं, मैं आपको याद दिला दूँ। पहला सवाल बन जाता है कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पर है? सो दैट इज़ एट कोयम्बटूर। सेकेंड, किस फीमेल को पहली बार यहाँ पर हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर जी हेमप्रभा। भारत में शुगर केन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट नाउ इंडिया जो है वर्ल्ड का लीडिंग नंबर 1 शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है, क्योंकि शुगर केन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शुगर बनाने में किया जाता है। इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है, ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए। लास्ट ईयर ही हमारे पास ये चीज़ हमें देखने को मिली है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने केवी कामत को अपॉइंट किया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब आपको पता है कि ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और हमारे पास कितने लोगों को यहाँ पर जॉब भी प्रोवाइड करती है। और मुकेश अंबानी वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में से एक हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर केवी कामत को हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है कंपनी के। तो केवी कामत एक जाने माने इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। इससे पहले ये हमारे पास जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको एशियान बैंक भी कहा जाता है, जिसको हमारे पास ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो केवी कामत इससे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक, या जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, उसमें भी हेड के तौर पर काम कर चुके हैं। तो अभी ने इनकी कैपेबिलिटीज़ देखते हुए यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन आपको पता ही हैं, मुकेश अंबानी, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक खास बात और बताना चाहूँगा कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है, जो लगभग 7% ऑफ द इंडियन टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, तो वो हमारे पास कौन है? रिलायंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास मध्य प्रदेश उज्जैन, हमारे पास द सिटी ऑफ महाकाल। आपको पता होगा कि हमारे पास महाकालेश्वर टेम्पल भी है हमारे पास। अगर हम बात करें जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, महाकाल कॉरिडोर जो है, अभी उसकी पिछले महीने जो इनोग्रेशन थी वो प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो है वो इंस्टॉल की जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास इंडिया की पहली वैदिक क्लॉक या वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक कहाँ, किस जगह पर इंट्रोड्यूस की जा रही है? सो हमारे पास उज्जैन में,
जी हाँ, याद रखिएगा उज्जैन इज इन मध्य प्रदेश। ये सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग चलेगी। और ये हमारे पास न्यूज़ कब आई है, जब एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव जी ने हमारे पास फाउंडेशन स्टोन रखने की बात की। और हमारे पास अगर हम बात करें ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाएगी, ये वैदिक क्लॉक ये इंट्रोड्यूस की जाएगी जीवाजी ऑब्जर्वेटरी। जीवाजी ऑब्जर्वेटरी 300 साल से ज़्यादा पुरानी ऑब्जर्वेटरी है, जो महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा हमारे पास इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, ओके चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सॉरी, लार्जेस्ट टूरिज्म फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, संगाई फेस्टिवल जो है वो पूरी स्टेट में ऑब्जर्व किया गया। वेन एवर वी टॉक अबाउट द संगाई फेस्टिवल, तो ये स्टेट फेस्टिवल है मणिपुर का, और ये संगाई डियर के नाम पर ऑब्जर्व किया जाता है। संगाई डियर यहाँ का सबसे फेमस हमारे पास एनिमल है। और आपको ये भी मैं स्टूडेंट बता दूँ कि इसको डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। संगाई डियर इज ऑल्सो नोन टू बी द डांसिंग डियर। और ये कहाँ मिलता है हमारे पास, अगर हम बात करें कीबू लैमजाओ नेशनल पार्क में, याद रखिएगा इसके बारे में हम पहले भी कई बार क्लासेस में बात कर चुके हैं। कीबू लैमजाओ नेशनल पार्क ये वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है कि इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड दैट्स नोन टू बी कीबू लैमजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास, इंडिया का पहला प्राइवेट हमारे पास रॉकेट लॉन्च हुआ है विक्रम रॉकेट के नाम से। और ये लॉन्च जो है वो इसरो के लॉन्चिंग पैड से किया गया है। अब आपको ये याद रखना है कि इसरो तो सरकारी संस्था है, लेकिन वो अपनी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्राइवेट स्पेस कंपनीज को अवेलेबल कराती हैं ताकि प्राइवेट स्पेस सेक्टर भी ग्रो कर सके। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत के सभी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ है, श्रीहरिकोटा। वेर इज श्रीहरिकोटा? सो दैट इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा के बारे में बता दूं, दैट इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये जो फर्स्ट एवर प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग हुई है, ये किसके द्वारा की गई है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा। और ये जो रॉकेट है, ठीक है, इसका नाम हमारे पास विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, विक्रम साराभाई नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, विक्रम साराभाई नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है सीबीडीसी। व्हाट इज सीबीडीसी? सेंट्रल बैंक बेस्ड डिजिटल करेंसी। जी हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने डिजिटल करेंसी का ट्रायल रन कंट्री में शुरू कर दिया है। जैसे कि अब नॉर्मल करेंसी में और डिजिटल करेंसी में क्या फ़र्क है, इसको कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो करेंसी हमारे बैंक में पड़ी है उसको आप फिजिकल फॉर्मेट में इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो। मान लीजिए आप बैंक, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, तो आप बैंक को बोलो कि मुझे पैसा विड्रॉ करना है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपको कागज़ की फॉर्म में वो पैसा सारा दे देगा। लेकिन जो डिजिटल करेंसी होगी वो कागज़ की फॉर्म में नहीं होगी, वो सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट पे होगी, यानी कि सिस्टम के अंदर ही रहकर वो काम करेगी। आने वाला टाइम डिजिटल करेंसी का है। पेपर करेंसी का इस्तेमाल जो है वो हम कह सकते हैं कि कुछ डेकेड्स बाद ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहली बार आरबीआई ने जो डिजिटल करेंसी है वो 1 दिसंबर को लॉन्च करने का फैसला कर लिया है, और हमारे पास ये ऑलमोस्ट लीगल टेंडर इसको कंसिडर किया जाएगा। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि आरबीआई 1935 से भारत में करेंसी प्रिंट कर रहा है। जी हाँ, आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने हमारे पास रिकमेंडेशन दी थी, और उसके बाद हमारे पास आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ। तब से आरबीआई भारत में करेंसी प्रिंटिंग का काम कर रहा है। और साथ ही मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि हमारे पास आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था हमारे पास एक बुक से रेफरेंस लेकर, और वो बुक कौन सी थी? द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन, इट्स सोल्यूशन। जिस बुक को किसने लिखा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। जी हाँ, तो आरबीआई को बनाने का जो इंस्पिरेशन है वो हिल्टन यंग कमीशन ने कहाँ से लिया? एक बुक से लिया। उस बुक को किसने लिखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। और उस बुक का नाम क्या था? द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन, इट्स सोल्यूशन। तो बुक का नाम बेहद खास है, तो बुक का नाम आप याद जरूर रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, हमारे पास डिफेंस सेक्टर से हमारे पास न्यूज़ है। देखिए, हमारे पास इंडियन एयरफोर्स ने हमारे पास फ्रांस के साथ मिलकर, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, अब बड़ी खास बात आपको ध्यान देने वाली यहाँ पर देखने को मिलेगी।
फ्रांस ने अपनी एयरफोर्स का नाम बदल कर रखा हुआ है फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, क्योंकि आने वाले टाइम में स्पेस वॉर्स हमारे पास होना तय है। ठीक है, कंट्रीज एक दूसरे के सैटेलाइट्स को टारगेट ज़रूर करेंगे आने वाले समय में। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया ने कंडक्ट की है गरुड़ा 7। ठीक है, तो ये जोधपुर में एक्सरसाइज हुई, तो आपसे पूछा जा सकता है गरुड़ा 7 नाम की एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर कंडक्ट की, दैट इज़ फ्रांस। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि फ्रांस भारत का बड़ा डिफेंस सप्लायर है। इंडिया का एक प्रोजेक्ट 75 है जिसमें इंडिया को 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने में हेल्प की है। बेसिकली बनी इंडिया में ही है, लेकिन बनाने में हेल्प किसने की है, फ्रांस ने की है। इसके अलावा फ्रांस से हमारे पास 2 तरह के फाइटर प्लेन्स भी इंडिया इंपोर्ट किए गए हैं, और इनका नाम याद रखना बेहद खास है। एक तो आपको सबको पता ही होगा, राफेल है। ठीक है, और दूसरा है इससे पहले जो किया गया था वो मिराज। सो मिराज हमारे पास इंडियन एयरफोर्स पहले से यूज़ कर रही थी। अभी हाल ही के दिनों में 36 राफेल्स को भी हमारे पास 36 राफेल फाइटर प्लेन्स को भी इंडिया हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, नेक्स्ट द नेवीज ऑफ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, इन्होंने मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट की है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का दबदबा ना बने और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम से कम करने के लिए ये 4 कंट्री जो हैं वो साथ आई हैं, और इसी के चलते ये इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है। और एक चीज़ मैं और याद दिला दूँ बच्चों कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है, ये आपको बता दूं मैं कि इससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड रिलेशन है वो और ज़्यादा अच्छे होते आपको दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लॉ इंडेक्स 2022 की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें आपको याद रखना है बेहद खास कि भारत का रैंक क्या रहा, 77 आउट ऑफ 140 कंट्रीज, क्योंकि लॉ एस्पिरेंट ऑफ लोग। तो ये लॉ इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई। और रिपोर्ट बेहद खास रही क्योंकि इसमें फर्स्ट रैंक रहा डेनमार्क का। और एक्चुअली देखिए, आप इन सब में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो होती हैं, और जो हमारे पास ये नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब कंट्रीज़ का अच्छा हमारे पास लॉ मेंटेनेंस रहता है। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें, बहुत बार ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिलती हैं, तो उसी सब के चलते इंडिया का रैंक अभी भी काफ़ी पीछे है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। नेक्स्ट, ओके, देखिए जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया के ऊपर, और रशिया को अपनी वॉर की फंडिंग के लिए पैसे की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर जो हैं रशिया यूक्रेन वॉर में मारे जा चुके हैं, और ये जो नंबर है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है। यूक्रेन जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है काफ़ी हद तक। उसे अपने सही तरीके से फिर से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने में लगभग 15 से 20 सालों का समय आने वाले समय में लग सकता है। लेकिन अभी रशिया को फंडिंग चाहिए, तो रशिया हर तरह से इंडिया के जो है हर तरह से इंडिया को अपना सामान बेचने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ऑयल सप्लाई में लगातार हमारे पास जो आप देख सक रहे हैं कि सप्लाई, जो ऑयल सप्लाई है रशिया से, वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में न्यूज़ आई है कि फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया बिकेम द बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर टू इंडिया, और ऑब्वियसली ये सब डिस्काउंटेड प्राइस पे हो रहा है। तो इसमें इंडिया का भी फ़ायदा है और रशिया का फ़ायदा है ही है। अभी कुछ दिनों पहले हम एक न्यूज़ भी पढ़ रहे थे, एक न्यूज़ हमारे पास आई थी कि इंडिया जो है वो बहुत बड़े लेवल पे लेदर सप्लाई कर रहा है रशिया को। अब आप कहेंगे कि तो छोटी सी बात है कि अगर रशिया को लेदर सप्लाई किया गया तो इसमें इतना हाईलाइटेड इशू होने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली वेस्टर्न मीडिया इसको बहुत अच्छे से कवर कर रहा है, एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि हमारे पास इंडिया बहुत बड़े लेवल पर लेदर सप्लाई कर रहा है, और इस लेदर का इस्तेमाल जो है वो रशियन आर्मी कर रही है अपने शूज़ बनाने में, अपने बाकी जो हमारे पास ड्रेस वगैरह है उस सब में, जैकेट्स के लिए। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इंडिया इनडायरेक्टली जो है रशियन सोल्जर्स को हेल्प कर रहा है यूक्रेन के वॉर के अंदर। तो ऐसी कुछ न्यूज़ हमारे पास देखने को मिली थी। लेकिन अभी आप याद रखिएगा कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टाइम बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर टू इंडिया, सो वो है रशिया। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड द लोगो एंड द थीम ऑफ वेबसाइट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। अभी आपको पता होना चाहिए कि 2023 में G20 की जितनी भी मीटिंग्स होनी है सब इंडिया में होनी है। अब व्हाट इज G20? G20 इट्स अ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। इट्स अ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन।
तो यहाँ पर इस साल इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी और इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका रहेगा कि इन जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड रिलेशन और बाकी जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथन किए जा सकें, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाया जा सके। तो आपको बता दूं कि कश्मीर में भी कुछ मीटिंग्स हमने रखी हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। G20 की मीटिंग्स दिसंबर में ही हमारे पास शुरू हो गई थी। अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे पास जो मंत्रा दिया है G20 का, जो इस साल मीटिंग होनी है, दैट इज़ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और हमारे पास जो लोगो बनाया गया है बेसिकली G20 मीटिंग 2023 के लिए, तो उसमें वसुदेव कुटुंबकम कि हमारे पास जो एक फेमस शब्द हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूँ, आपने पता करना है कि 2021 की मैं बात करूँ और 22 की बात करूँ तो इंडोनेशिया ने मीटिंग होस्ट की थी, 23 में इंडिया कर रहा है। तो आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ मैं कि 2024 में G20 की मीटिंग कौन होस्ट करने जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास इंडिया हैज़ जॉइंड द मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज। अब ये मैंग्रोव अलायंस क्या है? बेसिकली अभी आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज 27th मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। इसमें हमारे पास मैंग्रोव, अब मैंग्रोव क्या होते हैं? बहुत से बच्चों के दिमाग में सवाल होगा मैंग्रोव क्या होते हैं। तो बच्चे, मैंग्रोव हमारे पास वो पेड़ होते हैं जो बेसिकली कोस्ट लाइन, तट रेखा के आसपास होते हैं और खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं, सलाइन वाटर में भी वो सस्टेन कर सकते हैं, तो उनको मैंग्रोव कहा जाता है। वर्ल्ड में बहुत बड़े मैंग्रोव्स, बहुत बड़े लेवल पे मैंग्रोव्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। अगर आपने कभी भी सुना हो कि जो हमारे पास सुंदरबन डेल्टा है उसके आसपास के एरिया में बहुत बड़े लेवल पे मैंग्रोव आपको देखने को मिलेंगे। इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, जिसको कवर करने के लिए, जिसको फिर से रिटेन करने के लिए हमारे पास मैंग्रोव अलायंस जो है वो बनाया गया है। तो इंडिया ने इसमें पार्ट जो है लेने का ठान लिया है। साथ ही आपको बता दूं कि क्लाइमेट चेंज जो मीटिंग हुई थी उसमें मार्स के बारे में भी बात की गई थी, तो ये शब्द भी आप याद रखिएगा, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। COP27 में ही एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है कि पूरे वर्ल्ड में मीथेन के जो एमिशन है उसको चेक और कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम का, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज नोन टू बी मार्स। तो मार्स की फुल फॉर्म याद रखिएगा, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कौन सी गैस के हमारे पास उत्सर्जन के ऊपर चेक एंड कंट्रोल रखा जाएगा? सो दैट इज मीथेन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस में से, इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस में से एक कंसिडर की जाती है, जो धरती के तापमान को लगातार बढ़ाती हुई दिखती है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास, आप एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यूरेशियन कंट्रीज का ग्रुप है, जो यूरोप और एशिया के बीच में लाई करती हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा। नाम SCO है लेकिन हेडक्वार्टर इज एट बीजिंग। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि 2023 का जो समिट है वो भी इंडिया में होना है। तो यानी कि अगले साल की अगर हम बात करें तो 2023 की, तो 23 में दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो इंडिया होस्ट करेगा बेसिकली। एक तो है G20 और एक है SCO, ठीक है। तो ये दोनों के लिए जो होस्टिंग कंट्री है वो इंडिया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे भी पूछा जा सकता है कि SCO का 2023 का चेयरमैन कौन रहेगा? तो वो नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो कंट्री का हेड होता है वही सारी मीटिंग्स को चेयर करता है। तो 2023 के लिए SCO के हेड कौन है? नरेंद्र मोदी। सेम फॉर G20। थीम क्या रही है इस बार की जो 2023 की बेसिकली थीम रहेगी? दैट इज फॉर अ सिक्योर SCO। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास, द फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेटेड ऑन 3 नवंबर 2022। 3 नवंबर 2022 को पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व ऑब्जर्व किया गया। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व वो एरियाज होते हैं जहां पर हम नेचुरली फ्लोरा एंड फोना को ग्रो करने का चांस देते हैं। अगर हम बात करें, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनमें से 12 आउट ऑफ 18 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स को यूनेस्को द्वारा एक्नॉलेज किया गया है अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जिनमें पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उनमें से 18 में से 12 को हमारे पास कंसिडर किया गया है एज अंडर द मैप प्रोग्राम। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास, ओके। अब G7 कंट्रीज, आपको पता होगा G7 जो हमारे पास डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया नॉट कंसिडर टू बी द मेंबर ऑफ G7। हमारे पास G7 ने हमारे पास फंडिंग बनाई है ग्लोबल शील्ड के नाम से, ठीक है। ग्लोबल शील्ड के नाम से एक फंडिंग बनाई है, उन कंट्रीज को ये फंड प्रोवाइड करेगी जो क्लाइमेट डिजास्टर से हमारे पास
जूझ रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान में, आपको पता होगा लास्ट ईयर बाढ़, इस साल बाढ़ आई थी हमारे पास और उसमें बहुत नुकसान हुआ था। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान होते हैं उनकी भरपाई के लिए एक अलग से फंड बनाया गया है, दैट इज शील्ड, ग्लोबल शील्ड। ठीक है, सो ये ग्लोबल शील्ड का पहला सवाल क्या बनेगा आपसे कि ग्लोबल शील्ड का जो फंड है वो किसके द्वारा बनाया गया है? सो दैट इज बाय G7, पहला क्वेश्चन। और इसके सबसे पहले रेसिपिएंट कौन है? पाकिस्तान, घाना एंड बांग्लादेश। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री एक है, 2 एशियन कंट्री हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ओके, अभी एक अच्छी खबर ये आई है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है कि कौन सी कंट्री अपने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अच्छे से काम कर रही है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है 2023 और इंडिया उसमें हमारे पास टॉप 5 कंट्रीज में रहा है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंडिया से आगे जो फर्स्ट कंट्री जो रहा वो डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, फिर चिली है, फिर मोरक्को, और ये सब छोटे कंट्रीज़ हैं। खास बात ये है कि ये बड़े कंट्रीज़ नहीं है। अगर बड़े कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया नंबर 1 ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया रैंक्ड एट 5th प्लेस ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। आया 2022 में है, लेकिन ईयर जो है वो 2023 इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास, ओके, सो तमिलनाडु ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है यहाँ पर अरितपत्ती विलेज। ठीक है, ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है इसको। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पत्ती विलेज अभी न्यूज़ में था, ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो दैट इज रिलेटेड विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसको हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इन्होंने अपना एक हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। अब आप सोचेंगे कि मैं फीफा के अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप में इतना इंटरेस्टेड क्यों हूँ, क्यों, क्या इसके ऊपर सवाल आ सकता है? तो जी हाँ, इसके ऊपर सवाल आ सकता है क्योंकि ये होस्ट किया था इंडिया ने। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि हमारे पास फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का इंडिया ने होस्ट किया था। फाइनल मैच हुआ था DY पाटिल स्टेडियम में, जिसमें हमारे पास विनर कौन रहा? स्पेन। ठीक है, याद रखिएगा, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का विनर रहा स्पेन, जिसने डिफीट किया कोलंबिया को। ऑल्दो भारत का प्रदर्शन इसमें कुछ खास नहीं रहा। आपको पता होना चाहिए कि जो भी कंट्री फीफा का इवेंट होस्ट करती है उसको ऑटोमेटिकली एंट्री मिल जाती है इवेंट में, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। लेकिन हम होप रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में इंडिया फीफा में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास केरला से है। केरला को प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जो है उसे सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं कि ये अवार्ड जो है केरला को उसके स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। व्हाट इज स्ट्रीट प्रोजेक्ट? देखिए, केरला ने एक बहुत इनोवेटिव स्ट्रीट प्रोजेक्ट चलाया था टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, दैट इज सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक एंड टूरिज्म हब, जिसमें हमारे पास इवन जो दिव्यांग लोग हैं, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनको भी आप एक अच्छा एक्सपीरियंस दिला सके, उसके लिए भी केरला गवर्नमेंट ने अपना जो है इनिशिएटिव लिया और स्ट्रीट प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, और उसी के चलते इसको हमारे पास रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो आपको याद रखना है भारत के किस राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जो है वो दिया गया है। सो दैट इज द स्टेट केरला, जिसको हम गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको दिया गया है हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर जो यूएन की तरफ से। सो आपको बता दूं कि यूएन की तरफ से इन्हें चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है। तो इंडिया से हमारे पास बायोलॉजिस्ट है डॉक्टर पूर्णिमा देवी, ऑनर्ड विद चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, और ये हमारे पास एक हरगीला आर्मी की हमारे पास फाउंडर हैं, और इन्होंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए और लोकल लेवल पर उसका जो असर है वो दिखने लगा। तो इसी के चलते हमारे पास यूएन की तरफ से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है 2022 का वो डॉक्टर पूर्णिमा देवी को दिया गया है। ओके, लास्ट न्यूज़ हमारे पास आज के लिए, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे पास यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर टॉफी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। टॉफी प्रोग्राम है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, सो इसमें हमारे पास क्या होगा कि कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए जो आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्ट है वहाँ पर भी पेड़ों के ऊपर खास ध्यान दिया जाएगा, नए पेड़ लगाए जाएंगे। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है ये प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट का था? सो दैट इज स्टार्टेड बाय, इनिशिएटेड बाय हरियाणा। तो ये थे नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।